नमस्कार दोस्तों, मैं मोहन आप सभी को स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल नागपुरी सदानी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और जो हर एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाता है। जो हमारा टॉपिक है नाम है नागपुरी लोक साहित्य, जैसा आप देख पा रहे हैं। यह टॉपिक थोड़ा लंबा होता है, इसीलिए इस टॉपिक को अगर आपको अच्छा से समझना है बिल्कुल डिटेल में, तो आपको थोड़ा सा धैर्य से जो है इसको देखना पड़ेगा। दोस्तों, इस चैप्टर का यह एक तरह से कहें पहला वीडियो है और इस टॉपिक को पूरा कंप्लीट करने के लिए जो है वह करीबन जो है 10 से 12 या 15 उतना नहीं जा सकता, मतलब मान के चलो 8 से 10 वीडियो तो जाना ही जाना है। ठीक है, 8 से 10 लेक्चर अगर हम लें, कोशिश करेंगे कि 8 लेक्चर के आसपास में पूरा वीडियो ये टॉपिक क्लियर हो जाए, है ना, A to Z, है ना, लोक साहित्य। तो इसको अगर आपको देखना है तो थोड़ा सा डिटेल में चलना पड़ेगा। आज का टॉपिक में प्रीव्यू हम 1 मिनट के अंदर हम देख लेते हैं क्या देखने वाले हैं। पहला नागपुरी लोक साहित्य के बारे में देखेंगे कि नागपुरी लोक साहित्य जो है वह है क्या, इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। इसके बाद इसका आगे अगर हम लोग बढ़ेंगे तो देखेंगे इसका डेफिनेशन कि कौन कौन से साहित्यकार जो है या उनके द्वारा क्या डेफिनेशन दिया गया है, इसको देखेंगे यहाँ पे डिटेल में। इसके बाद आपको लोक साहित्य का कौन कौन क्या क्षेत्र है, फिर लोक साहित्य का क्या भेद है। देखो, मैं कोशिश किया हूँ एक एक चीज़ को बिल्कुल क्लियर कट इमेज के साथ आपको दिखाने का, ताकि हर बात आपको समझ में आ जाए। और मैं आपको ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद जो है आपको हर एक एक चीज़ क्लियर होगा और ऐसा वीडियो जो है आपको लोक साहित्य का भरसक नहीं मिलेगा, जैसा हम ऐसा मान के चलते हैं। ये वीडियो जो है केवल ऐसे ही नहीं बनाया गया दोस्तों, इसमें करीबन 4-5 बुक का हमने जो है यूज़ किया है, कॉम्बिनेशन किया है, जिसमें मुख्य रूप से जो है जो भुवनेश्वर अनुज का जो किताब है, ठीक है, मैं आपको अगर बोलेंगे तो किताब भी दिखा देता हूँ। तो ये बुक जैसा आप देख पा रहे हैं, है ना, ये आपका है, आपको शायद उल्टा दिखे, है ना, थोड़ा सा। तो ये इस बुक का नाम है नागपुरी लोक साहित्य, जो डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज का है। ठीक है, एक महत्वपूर्ण किताब है लोक साहित्य के लिए। क्लियर है। उसी प्रकार से आप पीछे पढ़े होंगे ये जो है सुधीर कुमार राय का है। ठीक है, सुधीर कुमार राय का पीछे आपने देखा था, ये बुक महत्वपूर्ण है। फिर इस बुक में भी आपको दिया गया है डॉक्टर वीरेंद्र कुमार महतो का बुक है। ठीक है, इंपॉर्टेंट बुक है। तो इन सारे बुकों का कॉम्बिनेशन जो है, ये तो खैर ये प्रैक्टिस के लिए दिया गया है। तो इन सारे बुकों का प्रैक्टिस एक तरह से कंबाइन तौर पे हमने यहाँ पे लिया है, सारी चीज़ को कंबाइन करके, ताकि कोई भी चीज़ आपसे छूट ना पाए, है ना। और इसको जो है कोशिश किया बिल्कुल कलरफुल इमेजेज के साथ, जैसा आप देख पा रहे हैं, है ना। थोड़ा सा मैं माफ़ी चाहूँगा, समय अगर लग रहा है तो। ये देखिए नागपुरी लोक साहित्य, एक एक चीज़ को डायग्राम फ्लो चार्ट के माध्यम से मैंने समझाया है। उसके बाद हम लोग देखेंगे इसके जो टाइप्स हैं, है ना, देख पा रहे हैं, जो टाइप्स है उसको भी हम बिल्कुल डिटेल में देखेंगे और विथ कलरफुल इमेजेज के साथ। देखिए मान लिया अगर आपके पास गीत है तो रामनरेश त्रिपाठी के द्वारा कौन कौन से 11 प्रकार है, उसको चित्र के माध्यम से हम आपको समझाएं एक एक चीज़, ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए क्लियर है। तो ये क्लास बड़ा ही आपको मज़ेदार होने वाला है, एक एक चीज़ क्लियर होगा दोस्तों। ठीक है, आप बस वीडियो पर बने रहें। ठीक है, और सारे वीडियो जो है आपको आएंगे एक एक करके। अभी फ़िलहाल कुछ दिन से वीडियो नहीं आ रहा था, क्योंकि थोड़ा सा बिजी शेड्यूल चल रहा था, हम वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे थे, लेकिन कोई बात नहीं, अब आपको वीडियो मिलेगी। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग सीधे सीधे अब आगे। चलिए, सबसे पहले आप देख पा रहे हैं कि नागपुरी लोक साहित्य, है ना। नागपुरी लोक साहित्य को पहले समझते हैं। लोक साहित्य लोक वार्ता का एक अंग है ना। लोक साहित्य क्या है, लोक वार्ता का एक अंग माना जा सकता है। अब लोक वार्ता मतलब जो गांव के लोग होते हैं, है ना, हमारे, तो आपस में जब वो बात करते हैं तो उसमें बहुत तरह की चीज़ें होती हैं। उसमें व्यंग्य होती है, समटाइम मुहावरा होता है, लोकोक्ति आता है, कभी गीत होता है, बड़ा तरह तरह की चीज़ें जो है वहाँ पर आती है। समझ में आ रहा है। तो उसको हम लोग लोक वार्ता बोलेंगे। तो लोक साहित्य लोक वार्ता का ही अंग माना जा सकता है। वास्तव में लोक साहित्य लोक जीवन की अभिव्यक्ति है, यानी लोक साहित्य जो है वह लोगों के जीवन को दिखाता है, लोगों को जीवन को दर्शाता है कि उनके जीवन किस प्रकार से चलता है, लोगों का जीवन में क्या क्या घटती है, उन सारी घटनाओं को जो है एक तरह से लोक साहित्य से आप समझ सकते हैं। यह जीवन से घनिष्ठ संबंध रखता है। विद्वानों ने लोक साहित्य को अंग्रेजी के फोक लिटरेचर का शाब्दिक अनुवाद माना है। ठीक है,
तो इस चीज़ को समझिएगा। जो भी हमारे नागपुरी साहित्य के विद्वान हैं उन्होंने क्या किया है कि ये कोई भी साहित्य के विद्वान, उन्होंने क्या किया है, विद्वानों ने लोक साहित्य को, हमारा लोक साहित्य जो है ये वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, वह क्या है, फोक लिटरेचर का शाब्दिक अनुवाद माना है। चूंकि लोक साहित्य को जो है हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फोक लिटरेचर मानते हैं, तो उन्होंने कहा कि फोक लिटरेचर का ही शाब्दिक अनुवाद है क्या, लोक साहित्य। ठीक है। फोक के विषय में इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका में बताया गया है। क्या बताया गया है? अच्छा, कुछ लोगों को इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका क्या अगर नहीं समझ पा रहे तो पहले समझते हैं। जैसे आपके पास अगर डिक्शनरी है, ठीक है, तो डिक्शनरी में आप लगभग जो है सभी प्रकार के वर्ड्स जो है बिल्कुल अरेंज फॉर्म में होते हैं, अर्थात कोई भी अगर आपको वर्ड ढूंढना है और डिक्शनरी उठाते हैं तुरंत आपको मिल जाता है वो वर्ड, मिलता है कि नहीं मिलता है, क्योंकि वह उसको अरेंज करके रखा हुआ होता है। उसी प्रकार से इनसाइक्लोपीडिया जो है वह ज्ञानों का एक विस्तृत भंडार है, समझिए, समझ में आया कि नहीं है। जिसको आपको कोई भी चीज़ का अगर जानकारी लिखना है तो वो बिल्कुल सीक्वेंस में आपको जो है सजा करके दिया हुआ होता है। ठीक है, वो इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका। तो इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका में भी जो है फोक के विषय में बताया गया है। क्या बताया गया है कि आदिम समाज में तो उसके समस्त सदस्य को ही हम लोग लोक या फोक, इंग्लिश में फोक और इंग्लिश हिंदी में लोक बोलते हैं। तो इनसाइक्लोपीडिया में बताया गया है कि जो आदिम समाज है, आदिम जनजाति का जो समाज है, उसके जो सदस्य, समस्त जो सदस्य हैं, जितने भी मेंबर हैं, उनको ही लोक कहा गया है या इंग्लिश में फोक कहा गया है। और अगर विस्तृत अर्थ में चले तो जो सभ्य समाज है या जो सभ्य राष्ट्र है, उसके समस्त जो जन संख्या, जो समस्त लोग हैं, उनको जो है वह इंगित करता है कौन, लोक। तो आपको समझ में आया? इसका मतलब लोक साहित्य क्या है, जितने भी मेंबर हैं हमारे सभ्य राष्ट्र के, जितने भी सदस्य हैं, ठीक है, या हमारे अगर झारखंड की बात करें, हमारे नागपुरी लोग की बात करें, तो सारे लोगों के द्वारा, है ना, जो प्रयोग किए जाने वाले लोक वार्ता है ना, वही क्या कहलाएगा, लोक साहित्य है। ठीक है, जो प्राचीन काल से चला आ जा रहा है। अब बढ़ते हैं आगे। इसमें समझिए, इसमें आगे क्या कह रहा है कि सामान्य, लेकिन आजकल जो सामान्य भाषा है, जो सामान्य बोलचाल अंडरस्टैंडिंग है, उसमें हम लोग जो है नागपुरी लोक साहित्य में हम लोग मुख्य रूप से जो है यहीं तक आज सीमित हो गया है, लोक वार्ता में सीमित हो गया और लोकगीत में। अर्थात लोक वार्ता में क्या क्या आएगा, लोक वार्ता में बुझवल आ जाएगा, लोकोक्ति आ जाएगा, कहावत आ जाएगा, मतलब ये सब। ठीक है, समटाइम गीत वगैरह आ जाएगा, है ना, चुटकुला वगैरह आ जाएगा। तो ये सारा कुछ, ये सब क्या है, ये सब ही लोक साहित्य का भाग है। तो अभी फिलहाल में अगर देखें तो शॉर्ट में जो हम लोग लोक वार्ता यानी कि इंग्लिश में फोकलोर और लोकगीत, है ना, इसको जो है हम लोग क्या बोलते हैं, एक तरह से लोक साहित्य बोलते हैं। लेकिन केवल इतना ही नहीं है, अभी के अंडरस्टैंडिंग में, बोलचाल की भाषा में इन्हीं दो बातों पर यह संकुचित हो गया है, कहने का मतलब है। लोगों को लगता है कि बस यही है, लेकिन ऐसा है नहीं। चलिए, अब जो है कुछ साहित्यकारों का बात करते हैं कि उनके द्वारा जो है क्या क्या कहा गया है। तो पंडित राम नरेश त्रिपाठी ने फोक के लिए ग्राम शब्द का प्रयोग किया गया है ना। तो फोक का मतलब जो है ग्राम होता है, या ग्राम शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया है, पंडित राम नरेश त्रिपाठी ने किया है। उनका कथन है कि मैंने गीतों का, उन्होंने क्या कहा कि मैंने गीतों का नामकरण ग्राम गीत शब्द से किया, क्योंकि गीत गांव की संपत्ति है। तो पंडित राम नरेश त्रिपाठी कहते हैं कि फोक के लिए उन्होंने ग्राम शब्द का प्रयोग किया, क्योंकि उन्होंने कहा कि मैंने जो गीत जो लिया वह ग्राम गीत है ना, वह गाँवों से उत्पन्न होती है, गाँव की संपत्ति है। शहरों में तो लोग प्रवासी हैं, ठीक है, इनका जन्म जो है एक तरह का है, ये लोकगीत जो है वह एक प्रवासी है, वह लोग भले ही यूज़ कर ले टाउन का, लेकिन ये इसका शुरुआत कहाँ हुआ, गांव से, इसका उनका मानना है। क्योंकि ये बहुत पुराने समय से चल रहा है, पुराने समय में कोई टाउन या शहर नहीं हुआ करता था, इसलिए उन्होंने ग्राम गीत का प्रयोग किया है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो लोकगीत की जगह उन्होंने ग्राम गीत का प्रयोग किया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा मैंने कहा धीरज धरिएगा, क्योंकि इसको बिल्कुल टॉपिक बाय टॉपिक हम देखेंगे, एक एक चीज़ देखेंगे, ठीक है ना, एक एक चीज़, कोई चीज़ छूटेगा नहीं, आप लोग एक बार देखिएगा तब आपको समझ में आएगा, इसलिए पहले एक एक करके समझिए। आगे है डॉक्टर मोती चंद जी, ग्राम शब्द के लिए जन। तो अभी हमने देखे कि ऊपर में पंडित राम नरेश त्रिपाठी ने फोक के लिए ग्राम शब्द का प्रयोग किया था। आगे है डॉक्टर मोती चंद जी ने ग्राम शब्द के लिए जन, है ना, ग्राम शब्द के लिए जन शब्द का प्रयोग किया है। ठीक है, ऋग्वेद में भी जन शब्द का प्रयोग मिलता है, ऋग्वेद में भी जो है जन शब्द का प्रयोग मिलता है।
इस दृष्टि से इनको जनगीत या जन साहित्य कहा जाता है। तो डॉक्टर मोती चंद जी ने जो है इस जो अपने वक्तव्य इन्होंने दिया उसके हिसाब से उन्होंने इसको जनगीत कहा है ना, या जन साहित्य कहा है ना, कहा है। आगे है डॉक्टर नामवर सिंह। अब ये जो है कुछ जो शब्द हम बात कर रहे हैं ना, तो ये कहा जा सकता है कि इसके अनुसार जो है ये कहा गया है। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो आपको अच्छे से जो भी चीज़ को पढ़ना है तो अच्छे से जानकारी के साथ पढ़ना है। चलिए 1 मिनट, लाइट कट गया है। चलिए बढ़ते हैं आगे, लाइट कट जाए लेकिन वीडियो पढ़ाई रुकना नहीं चाहिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट डॉक्टर नामवर सिंह ने कहा कि जन साहित्य औद्योगिक क्रांति से उत्पन्न समाज व्यवस्था की भूमिका में प्रवेश करने वाले समान जन का साहित्य है। ठीक है, तो उनके अनुसार क्या कहा गया कि जन साहित्य क्या है, औद्योगिक क्रांति। अब औद्योगिक क्रांति से उत्पन्न मतलब जब धीरे धीरे लोग सभ्य होते गए है ना, औद्योगिक धीरे धीरे लोगों में जानकारियाँ हुआ, औद्योगिक क्रांति हुई। ठीक है, तो उससे समाज सभ्य समाज व्यवस्था बना। समझ में आया कि नहीं। अब सब समाज बना, समाज व्यवस्था बनी, तो उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। ठीक है, जन साहित्य। ठीक है, तो उनका कहना है कि जन साहित्य औद्योगिक क्रांति से उत्पन्न समाज व्यवस्था की भूमिका में प्रवेश करने वाला एक सामान्य जन साहित्य है, ऐसा उन्होंने कहा है। जिसमें उन्होंने कहा कि लोक साहित्य, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लोक साहित्य जहाँ जनता के लिए, जनता के द्वारा ही रचित साहित्य है, वहाँ जन साहित्य जनता के लिए व्यक्ति द्वारा रचित साहित्य है। अब यहाँ पे समझिए, यहाँ जो वर्ड है थोड़ा सा लग रहा है उल्टा पुल्टा, लेकिन ध्यान समझिएगा। इनका कहना है कि लोक साहित्य जो है जनता के द्वारा ही रचा गया है, जो व्यक्ति हैं, जनता है, उन्हीं ने इसको रचा है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर है कि लोक साहित्य जो है कौन सा खास व्यक्ति रचा, इसका कोई जिक्र नहीं मिलता। ठीक है, मतलब प्राचीन समय से चला आ रहा है, लोगों के द्वारा जो है इसका निर्माण किया गया, लेकिन कौन इसका निर्माण किया, कौन लिखा, इसका कोई जिक्र नहीं मिलता है। बस वह मौखिक रूप से जो है लोग बोलते चले गए और एक दूसरे लोग जो है उसको फॉलो करते चले गए। समझ में आया कि नहीं है। और वह समय के साथ जो है पूरे समाज में फैल गया और सारे लोग उसको एक तरह से स्वयं जैसे मान लिया जाए कि है ना, कि उन लोगों के द्वारा ही जो है इसका निर्मित किया गया इस तरह से, और सारे लोग जो है उसको क्या किए, एक्सेप्ट की। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये क्या है, लोक साहित्य। तो लोक साहित्य को समझिएगा कि याद रखिएगा, लोक साहित्य जो है ना लोकगीत हो गया या लोक साहित्य का कोई भी भाग, ये किसी खास व्यक्ति के द्वारा जो है निर्मित नहीं किया गया है ना, ये लोगों के द्वारा यानी जनता के द्वारा जो है रचित साहित्य है। ठीक है, अब आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं इसमें। डॉक्टर कुंज बिहारी दास का कहना है कि लोकगीत उन लोगों के जीवन की अनायास है ना प्रवाहात्मक अभिव्यक्ति है जो सुसंस्कृत या सुसभ्य प्रभावों से बाहर कम या अधिक रूप से आदिम अवस्था में निवास करते हैं। तो डॉक्टर कुंज बिहारी दास का कहना है कि लोकगीत उन लोगों का जीवन की है ना अनायास प्रभावात्मक अभिव्यक्ति, मतलब कि वह वैसे लोग जो सभ्य समाज में बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है, उससे काफ़ी दूर है, आदिम अवस्था में जो निवास करते हैं, उन लोगों की जो व्यथा थी, जो सुख दुख था या जो उनका रहन सहन था, उसके अनुरूप जो है जो भी उनके दिमाग में मतलब चला होगा। जैसे मान लिया अगर दुख है तो दुख को उन्होंने व्यक्त किया होगा, सुखी को व्यक्त है ना, दुखी खुशी जो भी हुआ सब व्यक्त किया होगा। तो उसको व्यक्त करने का जो तरीका है ना, वही तरीका जो है आगे जा करके जो है वह लोक साहित्य लोकगीत का भाग बना। समझ में आया कि नहीं है। तो ये इनका कहना है। इसी तरह से अब बहुत सारे लोगों का यहाँ पे दिया गया है, तो आप इसको एक बार देख लीजिएगा, उससे पीडीएफ तो हम दे ही देंगे। हम मुख्य जो बातें हैं उन पर सीधे सीधे चलते हैं। अब आते हैं डॉक्टर शकुंतला वर्मा ने क्या कहा है। तो वास्तव में हमारा लोक साहित्य संस्कृति की उच्चतम भावनाओं, क्या कहा है डॉक्टर शकुंतला वर्मा ने, कहा है कि वास्तव में हमारा लोक साहित्य संस्कृति की उच्चतम भावनाओं को अपनी अपरिष्कृत भाषा में संजोकर रखता है। अर्थात उनका कहना है कि जो लोक साहित्य जो है ना, वह हमारा संस्कृति की उच्चतम भावना, हमारा संस्कृति, प्रत्येक व्यक्ति की संस्कृति का अपना कुछ ना कुछ भावना होती है, तो अपनी जो सांस्कृतिक भावना है ना, उसको संजो करके रखा है लोक साहित्य, है ना। उसके माध्यम से हम हमारे पूर्वज का क्या संस्कृति था, क्या वो मानते थे, इन सारी चीज़ों को हम समझ सकते हैं और उसको आगे हम फॉलो कर सकते हैं। चलिए
अब कुछ साहित्यकारों के द्वारा जो है डेफिनेशन दिया गया है, डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट है, एक बार देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो लोक साहित्य के अंतर्गत वह समस्त बोली या भाषागत अभिव्यक्ति निवास करती है जिसमें आदि मानव के अवशेष उपलब्ध हों। तो लोक साहित्य के अंतर्गत वह समस्त बोली या भाषागत अभिव्यक्ति है ना, मतलब अपनी बातों को अभिव्यक्त करने का जो तरीका है, भाषा है, तो उन सारी चीज़ों को लोक साहित्य के अंतर्गत रखा गया है ना। ये कहा है जिसमें आदि मानव का अवशेष उपलब्ध हो, अर्थात ये जो है आदि मानव काल से जो है वह चल रहा है, समझ में आए कि नहीं है, अर्थात इसमें ऐसा आदि मानव काल से चला आ रहा है ये झलक दिखता हो, ठीक है। दूसरा कि परंपरागत मौखिक क्रम से उपलब्ध बोली या भाषागत अभिव्यक्ति हो, अर्थात इसका लिखित ये नहीं मिलता कि हम फलाने व्यक्ति ने इसका खोज किया है, लिखा है, समझ में आए कि ये मौखिक रूप से चला आ रहा है। तो बाद में जो है इसको किताब वगैरह में जो है लोग गांव में समाज में जा कर के जो है उसको पूछे और फिर इस चीज़ को लिखें, समझ में आ रहा है। तो ये एक तरह से श्रुति ही माना जा सकता है, जो लोग सुनते हैं और फिर उसको जो है अपने दिमाग में रखते हैं और वह जनमानस तक, लोकमानस तक जो है ये एक क्या कहते हैं वो फैल जाता है। आगे चलिए ये बात समझ में आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय के द्वारा जो परिभाषा कहा गया है ना, परिभाषा को समझिए आराम से। तो डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय ने लोक साहित्य की परिभाषा इस प्रकार से दी है। क्या कहा उन्होंने? तो डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय का कहना है कि सभ्यता के प्रभाव से दूर रहने वाली, अपनी सहजावस्था में वर्तमान जो निरक्षर जनता है उसकी आशा निराशा, हर्ष विषाद, जीवन मरण, लाभ हानि, सुख दुख, है ना, अभिजन्ना जिस साहित्य में प्राप्त होती है उसे लोक साहित्य कहते हैं। अब इसको और सिंपल तरीके से समझते हैं। अब आपको क्या करना है कि एग्जाम में, कोई रिटर्न एग्जाम तो है नहीं हम लोग का, ठीक है। अब कोई भी एग्जाम में बैठ रहे हैं जैसे का, तो कोई रिटर्न एग्जाम नहीं है कि इस डेफिनेशन को हो आपको याद रखना है। तो फिर करना क्या है, बस आपको थोड़ा सा समझ लेना है, ठीक है, कि किसके द्वारा क्या कहा गया, ताकि अगर कभी ऑप्शन में अगर आपको आ जाए तो आप आराम से उसको डिटेक्ट कर पाए। समझ में आ रहा है बात? तो डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय का कहना है कि सभ्यता के प्रभाव से दूर रहने वाली, अर्थात जो हम बहुत तरह के सभ्यताएं पढ़ते हैं तो उन सभ्यताओं से, है ना, काफ़ी दूर रहने वाली और सहज जीवन व्यतीत करने वाली, ठीक है। वर्तमान में अभी भी बहुत सारी ऐसी जनताएं हैं जो निरक्षर है, बहुत, है ना, बहुत ज़्यादा सभ्य नहीं कह सकते, ठीक है। तो उनकी आशा हो गया, आशा निराशा जो भी है होती है उसके जीवन में, या हर्ष, जब खुशी का हो या दुख का जीवन हो, है ना, जीवन से लेके मरण तक, है ना, लाभ से हानि तक, सुख दुख, सभी चीज़ों को वह व्यक्त करते हैं अपने तरीके से। समझ में आए कि नहीं? उन्हीं को जो है हम लोग क्या कहेंगे, लोक साहित्य कहेंगे, उनका ऐसा मानना है। आई होप आपको समझ में आ गया। तो लोक साहित्य जब बच्चा जन्म लेता है, आगे जाकर हम लोग देखेंगे, जब बच्चा जन्म लेता है उस समय से जो है, आप देखेंगे जब बच्चा जन्म लेगा तो उस समय से जो है गीत गान शुरू हो जाता है, तरह तरह के जो है विधि नियम कानून शुरू हो जाता है, सो लेकर के व्यक्ति के मरने तक। तो इन सारे जो एक तरह से विधि व्यवस्था है, जो कर्मकांड है, इन सारे को हम लोग क्या कहेंगे, लोक साहित्य का ही भाग मानेंगे। समझ में आए कि नहीं? आगे हम लोग एक ही चीज़ देखने वाले हैं। नेक्स्ट है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, है ना, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लोक साहित्य की परिभाषा देते हुए क्या लिखा है, देखिए। उन्होंने कहा है, ऐसा मान लिया जा सकता है कि जो चीज़ लोकचित से सीधे उत्पन्न होकर सर्वसाधारण को आकृष्ट, चालित और प्रभावित करती है, वही लोक साहित्य, लोक शिल्प, लोक नाट्य, लोक कथात्मक आदि नामों से पुकारे जा सकते हैं। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का परिभाषा उनके अनुसार उन्होंने कहता है कि जो लोकचित से सीधे उत्पन्न हुआ, अर्थात कि कोई खास व्यक्ति इसमें कोई इसको लिखा नहीं है या उसको उसके द्वारा ये जो है बनाया नहीं गया, तो फिर लोकचित कहने का मतलब, है ना, पूरी जनता, तो पूरी जनता के द्वारा कहीं से भी जो है वह उत्पन्न हुआ और फिर सीधे वो पूरे सर्वसाधारण में जो है ये जो पूरे सारे सार्वजनिक रूप से जो वह फैल गया और वह प्रचलित हो गया, सारी जगहों में वो प्रभाव में आ गया, लोग उसके प्रयोग करने लगे, ठीक है। तो इसी को हम लोग साहित्य कह सकते हैं, लोक शिल्प, लोकनाट्य या लोक कथात्मक आदि नामों से इसको बोल सकते हैं, ऐसा हजारी प्रसाद द्विवेदी का मानना है, ठीक है। अच्छा, ये जो बात हम बता रहे हैं केवल नागपुरी साहित्य के लिए नहीं है, याद रखिएगा। अभी जो हम बात कर रहे हैं वो केवल हम लोक साहित्य का बात कर रहे हैं। अब लोक साहित्य जो है अलग अलग भाषाओं में हो सकता है, ठीक है।
तो अभी जो हम लोग लोक साहित्य देख रहे हैं वो केवल नागपुरी का बात हम नहीं कर रहे हैं। ये जो हम लोग डेफिनेशन जो हम लोग ओवरऑल देख रहे हैं ये केवल लोक साहित्य का बात हम लोग समझ रहे हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे नागपुरी में डिटेल में आएंगे। और एक लास्ट डेफिनेशन देख लेते हैं, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने लोक साहित्य की परिभाषा देते हुए क्या कहा है, देखिए। वास्तव में लोक साहित्य वह मौलिक अभिव्यक्ति है जो भले ही किसी व्यक्ति ने गढ़ी हो पर आज सीधे सामान्य लोक समूह अपना सकता है। तो ये बहुत ही सरल डेफिनेशन इन्होंने दिया है डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने, है ना। इन्होंने क्या कहा कि भले ही लोक साहित्य को जो है लोक साहित्य वह मौलिक अभिव्यक्ति, सबसे पहला तो उन्होंने कहा कि लोक साहित्य जो है वह मौलिक अभिव्यक्ति है। वह मौलिक अभिव्यक्ति कहने का मतलब क्या हुआ कि मूल रूप से हर व्यक्ति अभिव्यक्त करता है अपनी बातों को किसी न किसी तरीके से, समझ में आए कि नहीं है। तो वास्तव में लोक साहित्य वह मौलिक अभिव्यक्ति है जो भले ही किसी व्यक्ति, कोई ना कोई तो गढ़ा ही होगा, ऐसा नहीं कि वह, है ना, अपने से कहीं उत्पन्न हो गया है, भगवान ने दे दिया, कोई ना कोई व्यक्ति तो इसको कहा ही होगा पहली टाइम, लेकिन कौन कहा ये पता नहीं है, कौन दिया। तो भले ही किसी व्यक्ति ने गढ़ी हो, लेकिन आज इसे हर सामान्य व्यक्ति, ठीक है, हर सामान्य व्यक्ति जो लोक समूह में है वो सब इसको अपनाता है या अपना रहा है, ठीक है। तो वह क्या है, लोक साहित्य। तो ये कुछ डेफिनेशंस था, क्लियर है, जिसके माध्यम से लोक साहित्य को समझ सकते हैं। अब है लोक साहित्य का क्षेत्र को थोड़ा सा समझते हैं कि लोक साहित्य का क्षेत्र बहुत ही व्यापक एवं विस्तृत है। जन साधारण का रहन सहन में गाना हो गया, हंसना, खेलना, कूदना, नाचना, मतलब हर एक्टिविटी, समझ में आया कि नहीं है, हर क्रियाकलाप में जो है हम लोक साहित्य छुपा होता है, ठीक है, आदि इसके अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ में हमने क्या देखा कि जो सर्वसाधारण जो व्यक्ति हैं उनके रहन सहन, गाना, हंसना, खेलना, कूदना, नाचना, है ना, प्रत्येक क्रियाकलाप है वह उसमें लोक साहित्य छुपा हुआ है ना। और यह जन्म से लेकर के, है ना, जब व्यक्ति का जन्म होता है तो जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत माने सभी संस्कारों के अवसरों पर गाए जाने वाले लोकगीत, है ना, साहित्य की मूल्यवान धरोहर, समझ में आ रहा है। एक समय था जब जनसाधारण की सरलता, स्वच्छता से यह साहित्य खिलता रहता था। उनका सिर्फ साहित्य के आडंबर या कृत्रिमता से दूर तक कोई संबंध नहीं था। अर्थात पहले के ज़माने के जो लोग हुआ करते थे उनका प्रत्येक कार्यक्रम में जो है अलग अलग प्रकार के गीत आपको देखने को मिलते थे, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तरह तरह के जो है आपको संस्कार आपको देखने को मिलते थे, है ना, विधि कर्मकांड देखने को मिलते थे। और इसमें कोई मतलब दिखावा या कोई आडंबर जैसा कोई चीज़ नहीं था, है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये सब लोक साहित्य का क्षेत्र है, मतलब आप समझ सकते हैं लोक साहित्य कैसा फैला हुआ है, क्लियर, हमारे समाज में। अब जो हम लोग देखने जा रहे हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वह क्या है, लोक साहित्य के भेद, कि लोक साहित्य के कौन से भेद है, कौन से साहित्यकार ने जो है इसको कितने भागों में बांटा है, और वो डिटेल में देखेंगे कि वह क्या क्या है। तो पहला आ जाते हैं हम लोग, देखिए। तो लोक साहित्य का भेद, पहला है डॉक्टर सत्येंद्र ने लोक साहित्य को मुख्य रूप से दो भेद बताए, है ना। कौन, डॉक्टर सत्येंद्र ने जो है लोक साहित्य को मुख्य रूप से दो भेद बताए हैं, ठीक है। अब दो भेद कौन कौन से हैं, ठीक है। तो दो भेद जो है इन्होंने, पहला कहा है इन्होंने लोक वार्ता साहित्य, पहला भाग क्या है, लोक वार्ता साहित्य, और दूसरा क्या है, वाणी विलास या फिर इतर लोक साहित्य, है ना, क्लियर है। तो इन्होंने दो भाग में बांटा है, लोक वार्ता साहित्य और वाणी विलास या फिर इतर लोक साहित्य में। अब आगे देखते हैं कि लोक वार्ता साहित्य है क्या, ठीक है। जैसा अगर आपको क्लियर कट दिखाई दे रहा होगा कि लोक वार्ता साहित्य वह साहित्य है जिसमें किसी समुदाय की लोक वार्ता अभिव्यक्त हुई हो अथवा जो स्वयं लोक वार्ता का एक अनुषंगिक अंग हो। तो इससे आप क्या समझे, इसमें कहा गया कि लोक वार्ता साहित्य वह साहित्य है, ठीक है, वह साहित्य है जिसमें किसी कोई समुदाय जो है वो समुदाय विशेष का अपना अपना व्यक्त करने का तरीका होता है। तो कोई किसी समुदाय की जो है लोक वार्ता अभिव्यक्त होती है कि वह किस प्रकार से लोक वार्ता करते हैं उसको व्यक्त किया गया हो, क्लियर है कि नहीं। और वह स्वयं ही लोक वार्ता का एक जो है एक अनुषंगिक अंग हो, कहने का मतलब है
कि जो हम लोग लोक वार्ता का जो हम लोग भाग देखे हैं, ठीक है, जैसे मान लिया हो सकता है वह गीत हो सकता है, या हो सकता है कोई मुहावरा लोकोक्ति वगैरह हो सकता है, समझ में आ रहा है, कोई बुझवल हो सकता है, तो किसी भी न किसी तरह से वह व्यक्त किया जा रहा हो, ठीक है, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, लोक वार्ता साहित्य बोलेंगे, ठीक है। दूसरा भाग जो है उन्होंने बांटा है उसके हिसाब से क्या है, वाणी विलास है इतर लोक साहित्य। इसमें कहा गया है कि इस क्षेत्र से बाहर का समस्त लोक साहित्य को इतर लोक साहित्य कहेंगे। अर्थात अभी जो हमने बात बताया है ना, जो लोक वार्ता है, जो आपस में जो है लोग वार्ता करते हैं, तो इसमें जो भाग आएंगी है ना, तो उसको छोड़ कर बाकी जितने भी प्रकार के जो साहित्य होंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इतर लोक साहित्य बोलेंगे। समझ में आया कि नहीं, इतर मतलब एक तरह से छोड़िए, इसको छोड़ करके। क्लियर हो गया। तो ये किसके द्वारा हमने देखा, ये देखा डॉक्टर सत्येंद्र। तो डॉक्टर सत्येंद्र के द्वारा ये दो प्रकार बताई गई, इसको याद रखिएगा। अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट, डॉक्टर कुंदनलाल उप्रेती ने लोक साहित्य को निम्नलिखित भागों में विभक्त किया है, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं किनके द्वारा, डॉक्टर कुंदनलाल उप्रेती ने लोक साहित्य को निम्नलिखित भागों में विभक्त किया है। पहला लोकगीत, वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। आप चित्र के माध्यम से दिखा रहे हैं, एक एक चीज समझ में आना चाहिए। तो लोकगीत, दूसरा लोक कथा, तीसरा लोक कहानी, चौथा चुटकुला या कहावतें, पांचवा पहेलियां, मंत्र, ठीक है, ये सब है। क्लियर हो गया बात। तो कितने भागों में विभक्त किया गया है, लोकगीत, लोक कथा, तीसरा लोक कहानी, चौथा चुटकुला या कहावत, फिर पहेली और मंत्र। अब इसी में अगर लोकगीत का बात करें, ध्यान से देखिएगा, लोकगीत को फिर बांटा गया है। तो लोकगीत को जो है कुंदनलाल उप्रेती ने फिर इसको, जैसा बड़ा गीत में अभी देखेंगे, फिर दूसरा है स्वांग गीत या भगत या नौटंकी गीत, फिर तीसरा है अनुष्ठानिक गीत जो किसी अनुष्ठान, पूजा पाठ या कोई व्रत त्योहार में गाया जाता है, ठीक है, और नेक्स्ट है जो बाकी अन्य रह जाएंगे। तो इस तरह से जो है इन्होंने लोक साहित्य को बांटा और फिर लोक साहित्य के अंदर लोकगीत को बांटा है। ये किनके द्वारा कहा गया है, कुंदनलाल उप्रेती। अच्छा से तरह से इसको अच्छा से आप याद करिएगा। बाकी नोट्स के लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, वो आपको उपलब्ध करा दिया ही जाता है और करा ही दिया जाएगा, ठीक है। आगे है नागपुरी लोक साहित्य को जो है डॉक्टर उप्रेती ने दूसरे ढंग से भी व्यक्त किया है। तो पहला तरीका तो आपने ऊपर देखा, अब इसका दूसरा तरीका समझते हैं। तो डॉक्टर उप्रेती ने, ठीक है, यानी डॉक्टर कुंदनलाल उप्रेती का ही बात कर रहे हैं, ने दूसरे तरीके से इसको व्यक्त किया है, जिसने उन्होंने क्या कहा, ध्यान समझिएगा, कि लोक साहित्य को उन्होंने पहला बांटा है पौरुषीय वांग्मय, यानी पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला लोक साहित्य, यानी पुरुषों के द्वारा व्यक्त किया जाने वाला साहित्य उन्होंने पहला भाग में ये बांटा है, मतलब पुरुष के लिए। दूसरा है स्त्रियों का साहित्य और चौथा है बालक बालिकाओं का साहित्य। समझ में आ गया। तो इस तरह से डॉक्टर उप्रेती ने लोक साहित्य को दूसरे तरीके से तीन भाग में बांटा है, एक तो पुरुषों का साहित्य, दूसरा स्त्रियों का और तीसरा बालक बालिकाओं का। क्लियर हो गया। अब बालकों का मतलब केवल मत लड़कों मत समझ लेगा, बालक बालिकाओं दोनों ही इसमें आ सकते हैं, ठीक है। अब आगे आते हैं इसमें गीत साहित्य। अब यहाँ पर उन्होंने क्या कहा, पुरुषों के द्वारा जो लोक साहित्य है उसको फिर उन्होंने आगे जाके बांटा है। उसमें क्या बांटा है उन्होंने, गीत साहित्य हो गया, कथाएं हो गया, गीत कथाएं हो गया, बुझवल वगैरह हो गया, फिर लोकगीत है ना, और मुहावरा, क्लियर है, आदि। तो ये सब जो है उन्होंने ये किसका भाग माना, ये पुरुषों के द्वारा प्रयोग किए जाने वाला हो गया। अब स्त्रियां कौन कौन के लिए जो है उन्होंने लोक साहित्य को जो बांटा है ना, तो स्त्रियां कौन कौन से लोक साहित्य का भाग है स्त्रियों के लिए, तो उसमें गीत सभी प्रकार के जो स्त्रियों के द्वारा गाया जाता है, आगे जाकर देखेंगे। आगे है व्रत या उपवास अधिकतर जो है स्त्रियां करती हैं, तो उनके द्वारा जो कथाएं कही जाती है ना, ये सब। आगे है पहेलियां, स्त्रियां भी पहेलियां का प्रयोग करते हैं, और गीत कथाएं है ना, गीत के माध्यम से जो कथाएं कहती हैं, तो ये स्त्रियों का भाग है। आगे है बालकों का साहित्य, जिसमें गीत आ जाएगा। बालक जो है, जैसे छोटे बच्चे जो हैं, वह छोटे छोटे बच्चे देखेंगे, वह गीत के माध्यम से जो है वह एक तरह से हम लोग क्या बोलते हैं, खेल कूद करते हैं,
समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अभी देखेंगे बहुत तरह से कि बच्चों का कौन कौन सा गीत है जो बचपन में वो प्रयोग करते हैं। फिर क्रम संबंध कथा है, बहुत सारा ऐसा कथा है जो क्रम संबंध होता है ना, तो उसको भी देखेंगे। फिर बच्चों की वार्ताएं, तो ये सारा जो है वह लोक साहित्य का भाग हो जाता है। इस प्रकार से जो है इन्होंने, डॉक्टर उप्रेती ने जो है वह पुरुष, महिलाओं और बच्चों के हिसाब से लोक साहित्य को 3 भाग में बांटा था, ठीक है। और उसके अंतर्गत जो भी चीज़ें हैं वो आपने देखा। नेक्स्ट है इसमें फिर से अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ें तो यहाँ देखिए बालिकाओं का, अच्छा बालकों का साहित्य और बालिकाओं का साहित्य। बालिकाओं का साहित्य को इन्होंने और अलग से तरह से देखिए नीचे भी दिया है, तो इसमें वही चीज़ें हैं जो देखिए मतलब जो लड़कों का है वही सेम चीज़ लड़कियों का भी है ना, तो इसमें अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप इसे समझ सकते हैं बालिका और बालिकाओं दोनों के लिए। अब बात आगे आ जाते हैं महत्वपूर्ण पॉइंट पर, वो आ जाता है लोकगीत। क्यों? चूंकि हमने देखा था कि लोक साहित्य का डिफरेंट पार्ट था, उसमें पहला भाग क्या था? लोकगीत। एक बार फिर से आपको दिखा देते, क्या आप देख पा रहे हैं कि डॉक्टर कुंदनलाल उप्रेती ने जो है वह जब इसको डिवाइड किया है तो उसमें लोक साहित्य का जो विभिन्न प्रकार है, तो उन प्रकारों में से उन्होंने पहला भाग किसको बताया है? लोकगीत को। फिर लोक कथा है, फिर लोक कहानी है, चुटकुला, पहेली, मंत्र, ये सारा कुछ आपको पढ़ना है ना। सिलेबस में सारा चीज़ को डिस्क्राइब किया गया, याद रखिएगा। तो पहला लोकगीत, अब हम लोग देखेंगे लोकगीत को, ठीक है। अब समझिए, तो लोकगीत, गीत की परिभाषा प्रस्तुत करते हुए महादेवी वर्मा ने क्या लिखा है? उन्होंने कहा है कि सुख दुख की भावावेशमयी अवस्था का विशेषकर गिने चुने शब्दों में स्वर साधना के उपयुक्त चित्रण कर देना ही गीत है। तो महादेवी वर्मा के अनुसार जो है वह गीत क्या है? महादेवी वर्मा ने कहा है कि लोगों का जो सुख दुख होता है, क्या होता है? जो लोगों का सुख दुख होता है उसमें कुछ ना कुछ भाव होती है ना, उनके मन की जो भाव होती है, उस भाव को या उस अवस्था को विशेष रूप से कुछ गिने चुने शब्दों के माध्यम से, है ना, कुछ खास शब्दों के माध्यम से जो है उसको व्यक्त किया जाता है ना। समझ में आया कि नहीं है? कुछ खास शब्दों के माध्यम से, कुछ खास स्वर के माध्यम से जो है उसको व्यक्त किया जाता है। समझ में आया कि नहीं है? तो इसी को क्या कहा जाता है? गीत। अब तुम देखिएगा कि हर गीत का स्वर लय थोड़ा बहुत अलग अलग होता है, क्लियर है कि नहीं है? उसको व्यक्त करने का तरीका अलग होता है, ठीक है। तो इसी को उन्होंने क्या कहा है? गीत का है। क्लियर है बात? अब आगे आते हैं, इस परिभाषा से क्या स्पष्ट होता है? इस परिभाषा से यह स्पष्ट है कि प्रत्येक मानव, चाहे वह सभ्य हो या असभ्य हो, शिक्षित हो या अशिक्षित हो, कहने का मतलब है उसमें कुछ ना कुछ अपनी अनुभूति को व्यक्त करने की इच्छा जरूर होती है, मतलब वह व्यक्त कर पाता है या करता है अपना सुख दुख जो भी है उसको। क्लियर है? तो इच्छा और क्षमता निश्चित रूप से होती है व्यक्त करने का। लोग अपने तरीके से व्यक्त जवश से करते हैं सुख दुख को, चाहे वो पढ़े लिखे हो या ना हो। आदि मानव भी स्वानुभूति से प्रेरित होकर उसकी रागात्मक प्रवृत्ति लयबद्ध होकर निकली होगी और गीत का रूप धारण कर लेती है। तो ये आदि मानव के समय से ही ऐसा है। अब भी जब आप देखेंगे एक पढ़े लिखा हो या बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति हो, शिक्षित हो या अशिक्षित हो, कहने का मतलब, तो वह अपने तरीके से चीज़ों को व्यक्त करता ही है, अपना सुख दुख को, है ना, जो भी अपना रहन सहन है ना, उसमें अपने बातों को व्यक्त करता है। तो इसी प्रकार से जो आदि मानव हुए थे होंगे वे भी अपने तरीके से जो है सुख दुख को अवश्य व्यक्त किए होंगे। तो आदि मानव के हृदय से, है ना, आदि मानव के हृदय से जो भावनाएं उत्पन्न हुई होंगी, ठीक है, वही आगे चलकर लोकगीतों का रूप लिया होगा, ठीक है, ये मानना है। क्लियर है? ये आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यही भाव अभिव्यक्त होकर अंकित हो जाते हैं और वही, है ना, वहाँ खेतों पर, है ना, एक तरह से खेत खलिहानों पर, मिट्टियों पर, गलियारों पर, आंगन पर, अखाड़ों पर जो है आपको दिखाई देते हैं। समझ में आया? चलिए, अब ये गीत कितना विस्तृत है इसको समझने के लिए अब इस तरह से तुलना किया गया है कि प्रारंभ तो हम ये बोल सकते हैं कि चलो ये बहुत पहले प्राचीन काल में शुरू हुई, आदि मानव के द्वारा शुरू हुई, लेकिन अब यह गीत एक बहुत, मतलब लोकगीत जो है एक बहुत बड़ी धारा है जिसमें अनेक छोटी मोटी धाराओं ने मिलकर उसे सागर सा गंभीर बना दिया। मतलब लोकगीत जो है वह छोटी छोटी चीज़ें मिल करके बहुत तरह के अलग अलग जातियों से, अलग अलग समाज के द्वारा, अलग अलग संस्कृतियों में जो है अलग अलग तरह के गीत आपको देखने को मिलेंगे। अगर छोटे सभी को मिला दिया जाए तो लोकगीत जो है आज बिल्कुल विस्तृत बन गया, एक सागर की तरह। क्लियर है? सदियों के घात प्रतिघात ने
उसमें आश्रय पाया है। मन की विविध स्थितियों ने उसमें अपने मन के ताने बाने बुने। स्त्री पुरुष ने थक कर इसके माध्यम में अपनी थकान मिटाई है। अर्थात ये बात जो लिखा गया बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। जब भी स्त्री पुरुष जो है अपने कार्यों से, है ना, दिन भर के कार्यों से थक जाते हैं, तो वह अपने गीत के माध्यम से या अलग अलग तरीके होते हैं, है ना, अपने व्यथा को व्यक्त करने का या अपने बातों को व्यक्त करने का, है ना, तो जिससे वो अपने थकान को मिटाते हैं। ये भी लोक साहित्य का ही भाग है, लोकगीत का भाग है। इसकी ध्वनि में, है ना, बालक सोते हैं। देखिए, बालक को या कोई बच्चों को सुलाने के लिए भी जो है लोरी गाई जाती है, वह भी लोकगीत का ही, लोक साहित्य का ही भाग है ना। जवानों में प्रेम मस्ती, है ना, तो प्रेम गीत भी आपको देखने को मिलता है। वृद्धों ने नहीं मन बहलाया, यानी वृद्धों ने ही मन बहलाने के लिए जी इस प्रकार के गीतों का प्रयोग किया होगा। बेरोजगारों ने उपदेशों का पान कराया। ठीक है, तो इस तरह की सारी चीज़ें जो है, उसी तरह से विरही युवकों ने मन की कसट मिटाई है। तो ये इन सारी चीज़ों के लिए जो है लोकगीत का प्रयोग किया गया है। ठीक है, विधवाओं ने अपने एकांकी जीवन में रस पाया है। पथिकों ने थकावट दूर की है। किसानों ने अपने बड़े बड़े खेत जोते हैं। मजदूरों ने विशाल भवनों का पत्थर चलाए। इस तरह से तो इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब ये दिखा रहा है कि जो समाज है, समाज के व्यक्ति हर एक कार्य को करते वक्त जो है कुछ ना कुछ तरीके से अपने बातों को व्यक्त करता है, गीत के माध्यम से, हंसी मजाक के माध्यम से, जिस भी तरीका हो। समझ में आया कि नहीं? और वह सब किसका है? लोक साहित्य का। कभी लोक पाठ हो जाता है ना, जिसमें अगर वो गान के माध्यम से हो तो वह लोकगीत का भाग बनता चला गया। ठीक है, तो ये सारा कुछ जो है वो लोकगीत का ही भाग है। आगे जाकर के इसको हम लोग अलग अलग करके समझेंगे तो आपको और अच्छा से समझ में आएगा। चलिए, अब आगे कहा गया है लोकगीत किसी व्यक्ति, ये वेरी इंपॉर्टेंट जो हम बता रहे हैं, ध्यान समझिएगा, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो इस चीज़ को आराम से आप समझिए क्या बोल रहा है कि लोकगीत किसी व्यक्ति द्वारा रचित नहीं होते, ये जनमानस की अज्ञात सृष्टि। ठीक है, क्या कहा गया है? ये कहा गया कि लोकगीत जो है किसी के द्वारा, कोई व्यक्ति, खास व्यक्ति के द्वारा रचित नहीं किया है। ठंडा मतलब एक पता ही नहीं है कि इसका रचना किसने किया गया है, किसने किया है। ठीक है, ना ही जनमानस की अज्ञात सृष्टि। और हम ये भी नहीं कह सकते कि अगर ये इसका कोई रचना ही नहीं किया तो फिर मतलब कोई जनमानस ने ही इसका सृष्टि नहीं किया होगा, फिर भगवान ने इसका सृष्टि किया होगा, ये भी नहीं कहा जा सकता है। कोई ना कोई व्यक्ति तो इसका सृष्टि प्रारंभ किया ही होगा ना। तो फिर प्रश्न ये पूछता है, उठता है, फिर गीत आया कहाँ से? मतलब या कोई व्यक्ति तो हम लोग रचा नहीं है ना, मतलब, और यह जनमानस की अज्ञात सृष्टि में नहीं है, मतलब जनमानस के आने के बाद ही आया है। तो हमने यहाँ पर देखा कि ये गीत फिर आता कहाँ से, जब किसी व्यक्ति के द्वारा रचित नहीं है। तो यहाँ पर सीधा सीधा अगर इसमें समझें, आगे जाकर इसमें पूरा ये जो सारांश आगे यहाँ पे देखेंगे, इसमें ये बस कहा गया है कि लोकगीत किसी व्यक्ति के द्वारा तो जरूर रचित किया गया होगा, मतलब कोई रचना, कोई लिखा नहीं गया है, मौखिक रूप से कोई ना कोई इसको बोला होगा। ठीक है बात। और वह कोई काम करते हुए, है ना, कोई खुशी दुखी का माहौल में, है ना, किसी ग्रुप में कभी ना कभी इसको कोई ना कोई व्यक्ति बोला, और वह धीरे धीरे करके वह उसको सारे लोग जो है उसको फिर रिपीट करने लगे, समाज में उसको बोलने लगे, है ना, और उसका प्रभाव समाज में बढ़ता चला गया। ठीक है, और लोग मौखिक रूप से उसका प्रयोग करने लगे। क्लियर है बात? और वह आज भी प्रयोग किया जा रहा है। सीधा सा आप इसका मतलब समझ सकते हैं। ठीक है, तो लोकगीत का कोई लेखक वगैरह या कोई राइटर यहाँ पे है नहीं। ठीक है, या जो लोकगीत है लोक साहित्य है। इतना बात आपको समझ में आया होगा। अब जो है बाकी डिटेल में थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा, है ना। वह जीवन के हर दुख सुख में जो है से जुड़ा होता है, तो लोग अलग अलग तरीके से इसको व्यक्त करते हैं। तो बार बार इस चीज़ को हम लोग देखेंगे नहीं, इसको डिटेल में आप देख लीजिएगा। अब आते हैं कि लोकगीत की परिभाषाएं। अभी तक हमने लोक साहित्य की परिभाषाएं देखी, और कुछ 4-5 लोकगीत की परिभाषाएं देख लेते हैं। शॉर्ट में परिभाषा है, अब इसको एक बार देखें ताकि एग्जाम में अगर पूछा जाता है कि ये परिभाषा जो है किसके द्वारा दिया गया है तो आप आराम से बता पाएंगे। तो ध्यान से देखिए, तो लोकगीत की परिभाषाएं, लोकगीत की परिभाषाएं क्या है? तो लोकगीत के संबंध में पाश्चात्य, अब पाश्चात्य का मतलब क्या होता है? जो वेस्टर्न, है ना, जो वेस्टर्न कल्चर है, तो जो वेस्टर्न यानी जो अंग्रेजी कल्चर है ना, तो उस वेस्टर्न जो हमारे लेखक गण हैं, समझ में, उनके द्वारा कुछ बातें बताई गई थी, और कुछ भारतीय जो विवेचन करता है उनके द्वारा बताया गया है।
क्लियर है? तो इनको हम लोग समझते हैं क्या कहा गया है। तो लोकगीत का परिभाषा क्या कहता है? तो इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के अनुसार, इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में, है ना, जो कि पश्चात कह सकते हो वेस्टर्न से आया है ये डेफिनेशन, तो चूंकि अंग्रेजों का दिया हुआ है, तो इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में कहा गया है कि लोकगीत तो स्वतः जन्मा है, लोकगीत तो स्वतः जन्मा है। इसका मतलब ये हुआ, और ये वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया है बहुत बार। तो लोकगीत तो स्वतः जन्मा है, अर्थात उसका निर्माण स्वतः हुआ है, मतलब किसी खास व्यक्ति के द्वारा नहीं किया गया, मतलब इसका पता ही नहीं है कि इसका निर्माण किसने किया। इसीलिए इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के अनुसार लोकगीत तो स्वतः जन्मा है, यह डेफिनेशन है इसका, किसका? लोकगीत का। अब आगे आते हैं, आदि मानव के उल्लासमय संगीत को ही लोकगीत कहते हैं, है ना। ये भी जो है इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका का ही दूसरा डेफिनेशन है। क्या है जो दूसरा डेफिनेशन है? उसके अनुसार आदि मानव के उल्लासमय संगीत को लोकगीत कहा गया है। अब क्यों आदि मानव जोड़ा गया? क्योंकि यह आज का नहीं है, बहुत प्राचीन समय से चला आ रहा है, बात समझ में आ रहा है, इसीलिए। तो इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका का दूसरा डेफिनेशन क्या है? आदि मानव के उल्लासमय संगीत को ही लोकगीत कहते हैं। इस परिभाषा को किसने दिया है? तो ये पेर्सी के अनुसार दिया गया है, जिसका जिक्र इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में किया गया है। क्लियर है? तो ये दो डेफिनेशन हमने देखा। आगे है लोकगीत। इस चीज को समझिए, लोकगीत ना तो नया होता है ना तो पुराना, वह तो जंगल के एक वृक्ष के समान है। जंगल का वृक्ष जो है वो काफी फैला होता है, ठीक है। तो लोकगीत ना तो नया पूरा होता है ना तो पुराना, वह जंगल के एक वृक्ष के समान होता है, जिसकी जड़ें जो है भूतकाल की जमीन में धसी हुई है, परंतु जिसमें निरंतर नई डालियां उगती रहती है। मतलब लोकगीत में हमेशा कुछ ना कुछ परिवर्तन भी होता रहता है, ठीक है। हो बहू उसको कोई अगला कॉपी कर ले ऐसा कोई जरूरी नहीं, कुछ ना कुछ परिवर्तन भी हो सकता है। जैसे पेड़ की टहनियाँ, है ना, फल फूल इत्यादि, उसमें परिवर्तन आते रहते हैं ना, नए नए टहनियाँ आते रहती हैं, फूल पत्ते आते रहते हैं, उसी प्रकार से। तो ये किनके द्वारा कहा गया है? ये डेफिनेशन दिया गया है राल्फ वी विलियम, ठीक है। ये सब वेस्टर्न एक तरह से जो लेखक हैं उनके द्वारा ये डेफिनेशन कहा गया है। अब बात आते हैं कुछ भारतीय विद्वानों के द्वारा भी डेफिनेशन दी गई है, तो इसको हम लोग समझते हैं। क्लियर है? तो भारतीय विद्वानों ने जो है क्या क्या डेफिनेशन दिया है समझिए। लोकगीत किसी संस्कृति के मुंह बोलते चित्र हैं, ये डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जो हैं वह क्या बोले हैं कि लोकगीत किसी संस्कृति के मुंह बोलते चित्र हैं। मतलब कोई संस्कृति, कोई समाज ने जो है मुंह में इस चीज़ को बोला, मतलब मौखिक रूप से बोल दिया, कोई लिखा नहीं है इसलिए पता नहीं चलता, इसलिए मौख बोलते चित्र कह सकते हैं, ठीक है। दूसरा, लोकगीतों का मूल जातीय संगीत में, ये देवेंद्र सत्यार्थी कहते हैं, देवेंद्र सत्यार्थी कहते हैं कि लोकगीत का जो मूल है वह जातीय संगीत है। अलग अलग जातियों के द्वारा जो है अलग अलग प्रकार के गीत गाए गए हैं या दिए गए हैं, तो कुछ गाने जो है वह जातियों आधारित है, इसलिए उन्होंने कहा है कि ये मूल जातीय संगीत है। कौन? लोकगीत। आगे है डॉक्टर तेज नारायण लाल ने क्या कहा है? तो उन्होंने कहा है कि लोकगीत हमारे जीवन विकास का इतिहास है। अगर हम जीवन विकास का इतिहास को समझें तो हम लोकगीत को समझ पाएंगे। क्लियर है? तो लोकगीत में हर कुछ समाया हुआ होता है, उनका कहना है। तीन ने उन्होंने डेफिनेशन दिया है कि लोकगीत हमारे जीवन विकास का इतिहास है। अब फिर इसको हम करेंगे का, अगर आप ध्यान से एक बार पढ़ेंगे, चीज़ों को एक बार रिवाइज करेंगे, और अगर एग्जाम में आता है कि यह डेफिनेशन किसके द्वारा दिया गया है, तो आप बिल्कुल आसानी से पकड़ सकते हैं कि हाँ ये डेफिनेशन किसी खास लेखक के द्वारा दिया गया है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसको एक बार आपको अच्छा से रिवाइज करना है। और याद रहे ये केवल जो है वह जेटेट के एग्जाम के लिए नहीं है, जेएसएससी के प्रत्येक एग्जाम में लोक साहित्य आता ही है, लोक साहित्य लोकगीत, समझ में आ रहा है? तो हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे कोई भी व्यक्ति देख रहा हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है लोकगीत। तो लोकगीत, अच्छा वो लोकगीत के बारे में तो देख ही रहे हैं, आगे देखते हैं अगला डेफिनेशन। तो लोकगीत उन लोगों के जीवन का स्वच्छंद प्रवाह है जो आदिम अवस्था में जीवन बिताते हैं। तो ये केबी दास के द्वारा कहा गया है, लोकगीत उन लोगों के जीवन का स्वच्छंद प्रवाह है जो अभी भी या आदिम अवस्था बिताते हैं, मतलब अभी जो गांव देहातों में रहते हैं, समझ में आ रहा है, या फिर पहले गांव देहातों में जो लोग रहते थे वह एक, भले वह सभ्य समाज से नहीं थे, लेकिन अपने तरीके से गीत गोविंद के माध्यम से तरह तरीके से जो है वो अपने बातों को व्यक्त करते थे, तो उनकी अभिव्यक्ति को ही लोकगीत कहा गया है, मतलब गीत के माध्यम से जब वो अभिव्यक्त करते थे। तो इस तरह से केबी दास का कहना है। आगे है राम नारायण उपाध्याय ने क्या कहा है कि लोकगीत किसी संस्कृति के मुख बोलते चित्र हैं। ये तो ऊपर में ही हमने देखा है।
नेक्स्ट है कृष्णदेव शर्मा। लोकगीतों में संगीत एवं काव्य सम्मिश्रण होता है, ये कृष्णदेव शर्मा का कहना है। आगे राहुल सांकृत्यायन का क्या कहना है कि लोकगीत हमारे जीवन विकास का इतिहास है। ये भी हमने ऊपर ही देखा, देखिए बार बार एक रिपीट हो गया कोई कोई चीज़। आगे डॉक्टर बद्री प्रसाद पंचाली ने कहा है कि लोकगीत स्वतः स्फुरन की देन है। याद रखिएगा कि लोकगीत स्वतः स्फुरन की देन है। ये किसने कहा है? डॉक्टर बद्री प्रसाद पंचाली। आगे है डॉक्टर मोहन कृष्ण दर, इन्होंने कहा है लोकगीत रस से सने हुए हैं। ठीक है, मतलब प्रत्येक लोकगीत में जो है आपको रस मिलेंगे। अब रस मतलब क्या, आपने पढ़ा होगा रस अलंकार। ठीक है, समझ में आया कि नहीं है? तो इसमें तरह तरह की जो है आपको रस मिलेंगे। ठीक है, समझ में आया कि नहीं है? आप जो ग्रामर पढ़े हैं, है ना, रस अलंकार पढ़े हैं, उनको समझ में आएगा। ठीक है, जैसे वीर रस, कोई गीत है तो वीर रस को आपको दिखाएगा, कोई हास्य को दिखाएगा, कोई अलग अलग दिखाएगा, है ना, समझ में आया? करुणा को दिखाएगा, कोई मान लिया कि कोई दुख वाली सिचुएशन है उसको शो करेगा, तो अलग अलग तरीके से हैं। ठीक है, तो ये कुछ डेफिनेशन है, देख लीजिएगा। आगे एक दो डेफिनेशन है, इसके बाद हम लोग सीधे सीधे नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे और एक दो डेफिनेशन है, देखिए। तो ग्राम गीत तथा लोकगीत आर्यतर सभ्यता के वेद की श्रुति है। ये किन्होंने कहा है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ये बात कहा है। ठीक है, कि ये आर्यतर सभ्यता के वेदों से आई है और वह श्रुति है, वह सुन के जो है लोग इसको याद करते थे या फिर बोलते थे। आगे है पंडित राम नरेश त्रिपाठी। ठीक है, इन्होंने आगे जाके डिटेल में इसको डिवाइड भी किया है लोक साहित्य को, तो डिटेल में इसको देखेंगे, लेकिन इसकी परिभाषा को समझिए। इन्होंने कहा है कि ग्राम गीत प्रकृति के उद्गार है। इन्होंने कहा है कि ग्राम गीत प्रकृति के उद्गार है ना, प्रकृति में अलग अलग कार्य करते समय ये गीत सीधे सीधे आ जाते हैं समाज से, ऐसा इन्होंने कहा है। आगे है अवस्था के गति जो स्वर या ताल को प्रधान तान लेकर, है ना, देकर लाए या धुन प्रदान होते हैं, उसे, है ना, लोकगीत कहा गया। तो ये शांति अवस्थी का गीत। तो इस तरह से जो भी डेफिनेशन है इसको एक बार आप देख लीजिएगा। ठीक है, हम चलते हैं आगे। जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, केवल हम कुछ महत्वपूर्ण बातों को हम बता दे रहे हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा अगर हम एक एक चीज़ को देखेंगे। वैसे तो लगभग एक एक चीज़ हम बता ही दे रहे हैं। डॉक्टर कृष्ण उपाध्याय ने जो है वह क्या कहा है कि ग्राम गीत और लोकगीत इन्होंने अलग अलग माना है। तो अगर पूछा जाएगा कि किसने जो है वह ग्राम गीत और लोकगीत को अलग अलग माना है, ठीक है, तो ये किसने माना है? ये डॉक्टर कृष्ण देव उपाध्याय ने अलग अलग माना है। ठीक है, ग्राम गीत से मेरा आशय उन गीतों से है जो गे है, जिसको गाया जाता है ना, समझ में आया? मतलब जो लोगों के द्वारा गाया जाता है वे लोकगीत, और सॉरी ये ग्राम गीत है। और लोकगीत वे प्रबंधात्मक है जिसमें कथा या प्रधानता होती है। तो लोकगीत एक तरह से वह किसी खास एक तरह से उसमें कुछ प्रबंधात्मक होता है और वह कथा की प्रधानता होती है, अर्थात उस गीत में अगर कथा की प्रधानता हो एक तरह से समझिए, तो वह उन्होंने उसको लोकगीत माना। और ग्राम गीत नॉर्मली गाँव में जो है अलग अलग समय में गाया जाता है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? या फिर अलग अलग क्रियाकलापों में गाया जाता है। तो इस तरह से इन्होंने जो है दो अलग अलग इसको गीत माना है, ग्राम गीत और लोकगीत को। तो चलिए डेफिनेशन हम ऑलरेडी देख चुके हैं, हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है पंडित राम नरेश त्रिपाठी, ग्राम गीत प्रकृति के उद्गार है, हमने देख चुका है। तो ये डेफिनेशन आप देख लीजिएगा। अब हम आते हैं सीधे सीधे, बहुत ही महत्वपूर्ण है लोकगीतों का वर्गीकरण, ये समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो उपयुक्त परिभाषा, जो ऊपर की परिभाषाओं हैं, इनको अगर आप देखेंगे तो इससे एक बात स्पष्ट होता है। क्या बात स्पष्ट होता है? कि पंडित राम नरेश त्रिपाठी के अनुकरण पर ही अन्य विद्वानों ने भी क्या किया है कि ग्राम गीत शब्द का प्रयोग फोक सॉन्ग या लोकगीत के पर्याय के रूप में किया है। तो इन सारे डेफिनेशन को अगर आप कंक्लूड करें तो पंडित राम नरेश त्रिपाठी का अनुकरण किया गया है एक तरह से कहें। और उन्होंने क्या बात कहा था? उन्होंने लोकगीत को ग्राम गीत कहा था। समझ में आया कि नहीं आया? तो ग्राम गीत शब्द का प्रयोग उन्होंने किया था, जिसको फोक सॉन्ग या फिर लोकगीत कहा गया है। क्लियर हो गया बात? या उसी का पर्यायवाची शब्द है। अब बात करते हैं लोकगीतों का वर्गीकरण। थोड़ा सा आपको वीडियो में जो है आपको थोड़ा सा बोर लग सकता है कि काफ़ी डिटेल में है, लेकिन हाँ हम डिटेल में इसलिए देख रहे हैं कि कोई चीज़ छूट जाए
तो फिर कोई मतलब है नहीं, है ना। इसलिए उसको थोड़ा डिटेल में देखेंगे। बाकी आपको जो है आगे बिल्कुल मज़ा आने वाला है, एक एक चीज़ आपको समझ में आएगा जब हम इसको तोड़ करके आपको बताएंगे, ठीक है। क्योंकि कोई भी चीज़ का डेफिनेशन तो थोड़ा सा रहता ही है उटपटांग, डेफिनेशन आपको थोड़ा ऐसा वर्ड प्रयोग किया जाता है तो कुछ समझने में थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकता है, ठीक है, लेकिन घबराना नहीं उसके लिए। चलिए तो अब आगे देखते हैं लोकगीतों का वर्गीकरण। नागपुरी लोकगीतों में जीवन की अलग अलग घटनाओं का समावेश है। तो इसको जन्म, विवाह, मृत्यु, अलग अलग कार्यक्रमों में, मतलब जन्म से लेकर मृत्यु तक जो है इसको अलग अलग तरीकों के माध्यम से व्यक्त किया जाता है, अलग अलग कर्मकांड है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से इसको डिवाइड किया है ना। तो इसको वो देखेंगे कि इसका वर्गीकरण कौन कौन से तरीके हैं, क्या किन आधार पे किया गया है। क्लियर है? तो चलिए आते हैं। सबसे पहले यहाँ पे राम नरेश त्रिपाठी के माध्यम से समझते हैं, है ना। तो राम नरेश त्रिपाठी ने ग्राम गीत का वर्गीकरण 11 श्रेणियों में किया। वेरी इंपॉर्टेंट, अगर एग्जाम में पूछा जाएगा कि राम नरेश त्रिपाठी ने ग्राम गीत को या फिर लोकगीत को, समझ में आया कि नहीं, ग्राम गीत कहे या फिर यहाँ पे कहा जाए लोकगीत, तो ग्राम गीत या लोकगीत को कितने भागों में विभाजित किया, तो आप बोलेंगे 11 भाग में। समझ में आया? अब यह 11 भाग कौन कौन सा है इसको चित्र के माध्यम से हम लोग समझेंगे, और केवल चित्र के माध्यम से नहीं, इसका व्याख्या भी हम एक एक करके आपको कर दिए हैं। तो अब ये 11 भाग कौन कौन से? पहला, राम नरेश त्रिपाठी के द्वारा दिया गया ये 11 भाग जो है लोकगीत का, उसमें पहला है संस्कार संबंधी गीत। अब संस्कार, हमारे समाज में तरह तरह के संस्कार है, जिसमें कोई बच्चा को, है ना, जन्म हुआ तो जन्म संस्कार हो गया, नामकरण संस्कार हो गया, या अन्नप्राशन। अब अन्नप्राशन क्या होता है? अन्नप्राशन से मतलब है जब पहली बार जो है बच्चे को भोजन कराया जाता है, जिसको मुँह जुठी कह सकते हैं। फिर विवाह हो गया, तो अलग अलग संस्कार आते हैं, तो उसमें जो गीत गाए जाते हैं उसको संस्कार संबंधी गीत बोलते हैं। समझ में आया होगा। दूसरा जो है चक्की और चरखे। पहले जो है, अभी तो आटा चक्की आ गया, लोग पहले जो है ना, ये क्या है बताएंगे आप लोग, ठीक है। ये जो है लोग क्या करते थे, पहले आटा चक्की नहीं होता था, है ना, तो इसके माध्यम से जो है, मतलब ये पत्थर का एक चक्की होता है, ठीक है, इसके माध्यम से जो है पहले लोग क्या करते थे, जो भी आटा मतलब गेहूँ मड़ुआ जो भी है उससे पिसा करते थे। समझ में आया कि नहीं है? ठीक है। लोग पहले चरखा वगैरह चलाते थे, तो इस समय भी जो है लोग गीत का प्रयोग करते थे। आज भी जो है अगर आप देखे होंगे छठ वगैरह जो है जहाँ जिसके घर में होता है, या फिर और अलग पूजा पाठ होती है, तो वहाँ पे लोग अगर जाते हैं चक्की पीसने के लिए, तो वहाँ पर भी जो लोग गीत गाते हैं। तो इस तरह से चक्की और चरखे के गीत को के रूप में जो है लोग दूसरा प्रकार बताया है, ठीक है। तीसरा क्या है? धर्म गीत। तीसरा क्या है? धर्म गीत, अर्थात अलग अलग प्रकार के जो धर्म हैं उनके अनुसार वे अलग अलग गीत हैं, जिसमें त्योहारों पर गाए जाने वाले गीत भजन भी आते हैं, जिसमें भजन कीर्तन पूजा त्यौहार पर गाए जाने वाला गीत है, तो उसको धर्म गीत हम लोग बोलेंगे, धर्म या त्यौहार गीत। क्लियर हो गया। आगे है ऋतु संबंधी गीत। अगला भाग जो है वह क्या है? ऋतु संबंधी गीत है, जो अलग अलग ऋतु में, जैसे सावन में अलग तरह के गीत आपको देखेंगे, फागुन में अलग तरह के, चैत अलग तरह, तो अलग अलग ऋतुओं के अनुसार जो है गीत गाए जाते हैं, है ना। तो ये भी लोकगीत का एक चौथा प्रकार हो जाता है। आगे है खेती के गीत। जब किसान अपने खेतों में होता है तो खेती में भी जो है लोग जो है खेत चलाते समय, बुआई करते समय, रोपाई कटाई करते समय लोग गीत गाते हैं, है ना। तो ये अलग प्रकार के गीत हो जाते हैं, उसको खेती के गीत कहा गया है। भिखमंगों के गीत, जो भिखमंगे होते हैं वे भी अपने अलग अलग प्रकार के गीत गाते हैं ना, भिक्षा मांगते समय गाए जाने वाले गीत जो है ना, जिसमें विनय व करुणा होती है, तो भिखमंगों का गीत हो जाता है, तो इसको उन्होंने अलग गीत में रूप में माना है। फिर मेलों का गीत, जो मेले वगैरह होते हैं गांव देहात में, काफ़ी गांव देहात से चला आ रहा है ना, प्रत्येक गांव देहात में ही मेला वगैरह लगता है, तो मेलों के गीत हो गया। विभिन्न जातियों के द्वारा गाए जाने वाले, जैसे अहिरों का, चमार, धोबी, है ना, कुम्हार, इन सब लोगों का जो है कुछ खास समाज में कुछ खास प्रकार के गीत होते हैं, है ना, तो उनको एक अलग भाग में रखा गया है। फिर है वीर गाथा के गीत, है ना, जैसे आल्हा, लोरिक, हीरा रांझा, है ना, इस तरह से। तो जो वीर गाथाएं हैं अलग अलग समाज में, अलग अपने अपनी प्रथा में, ठीक है, तो उनका अलग अलग एक गीत होता है प्रत्येक समाज में, ठीक है, तो उनको वीर गाथा गीत के अंतर्गत रखा गया है। आगे है गीत कथा, मतलब गीत में ही कथा छुपा होता है ना, तो छोटी छोटी कहानियाँ होती है जिसको गा करके कहा बताया जाता है, ठीक है, तो उसको हम लोग गीत कथा कहेंगे, तो वह गीत का ही एक भाग है लोकगीत का। आगे है अनुभव के वचन। अनुभव के वचन जिन्हें
घाघ भडरी भी कहा जाता है, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। आप कह देगा घाघ भडरी, इसमें से मतलब कौन सा जो है गीत का प्रकार है या नहीं है, तो उसमें घाघ भडरी रहेगा तो वो भी गीत का ही प्रकार है ना, लोकगीत का, या अनुभव के वचन भी कह सकते हैं उसको, ठीक है। हमारे घर में जो बड़े बुजुर्ग होते हैं तो वह कुछ ना कुछ उनके पास हमसे ज़्यादा अनुभव होती है, ठीक है, हर कार्य को करने के लिए, तो वो भी जो है गीत के माध्यम से चीज़ों को व्यक्त किया जाता था समाज में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो उसको हम लोग घाघ भडरी, ये घाघ हमारे घर के जो बड़े बुजुर्ग पुरुष हैं, और भडरी हमारे घर के जो बुजुर्ग महिला है ना, जैसे नानी दादी वगैरह हो गया। तो इस तरह से तो घाघ के वचन है ना, जिसमें वह जैसे कृषि अनुमान, मौसम संबंधी, प्रकृति, लोक समाज में क्या सही गलत है, इन सारी चीज़ों को पूछता है, उसे भडरी का वचन है ना। तो ये भी जो है महिलाएं हो या पुरुष हो जो हमारे घर के होते हैं, वे गीत के माध्यम से इन चीज़ों को हमारे आने वाले जो बाल बच्चे हैं उनको बताते हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा कि राम नरेश त्रिपाठी ने जो है लोकगीत को या ग्राम गीत को 11 भागों में डिवाइड किया है। क्लियर है, बात आपको समझ में आया होगा? चलिए बढ़ते हैं आगे। इन्हीं 11 भागों को अगर आपको यहाँ पे क्लियर ना दिखाए हो तो हम इसको टाइप करके जो है आपको यहाँ पे रख दिए ताकि आपको ये बात समझ में आ जाए, बाकी डिस्क्राइब ऊपर में ही हमने किया है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रकार की ओर। तो श्री भालेराव ने लोकगीतों को 4 बड़े समूह में बांटा है, वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। किसके द्वारा? तो श्री भालेराव द्वारा, है ना। श्री भालेराव ने लोकगीत को 4 बड़े भागों में बांटा है। क्लियर है? तो कौन कौन सा है? पहला है संस्कार विषयक, इन्होंने संस्कार विषयक माना है। तो 4 भाग तो पहले समझ लेते हैं। पहला है संस्कार विषयक, ठीक है। दूसरा आते हैं, तो दूसरा यहाँ पे आ जाएगा माहवारी गीत, मतलब संस्कार विषय गीत पहला हो गया, माहवारी गीत दूसरा हो गया। फिर अगर हम आगे बढ़ेंगे तो सामाजिक और ऐतिहासिक गीत ये तीसरा हो गया, और चौथा विविध, है ना, बाकी जो बच गया उसको उन्होंने विविध में डाल दिया। तो इस प्रकार से 4 भाग हो गए। क्लियर हुआ? तो इस तरह से आप समझिएगा कि श्री भालेराव ने लोकगीतों को 4 भागों में बांटा है। कौन कौन है? पहला संस्कार विषयक गीत, फिर आगे संस्कार विषय गीत के बाद दूसरा उन्होंने माहवारी गीत दिया। क्लियर है? तीसरा उन्होंने क्या बताया? तीसरा उन्होंने बताया सामाजिक और ऐतिहासिक गीत, और चौथा विविध प्रकार। तो 4। अब इन्हीं 4 बड़े समूह में डिवाइड किया गया है। अब उस 4 को जो है डिटेल में जो है उन्होंने बताया है कि इसके अंतर्गत कौन कौन सा चीज़ आएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से देखिएगा। तो पहला है संस्कार विषय गीत। जो संस्कार विषयक गीत उन्होंने बताया, तो संस्कार में क्या क्या है समझिएगा। संस्कार विषयक में जैसे पुत्र जन्म, अब यहाँ से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। तो पुत्र जन्म के समय जो गाया जाने वाला गीत है, याद रखिएगा, हम बात कर रहे हैं गीत का, लोकगीत का। तो पुत्र जन्म के समय जो गाया जाने वाला गीत है उसको सोहर गीत बोलते हैं। एग्जाम में आ चुका है और आएगा, याद रखिएगा, है ना। तो सोहर गीत किससे संबंधित है? पुत्र जन्म से संबंधित है। क्लियर हो गया? आगे है बरुआ के गीत। बरुआ के गीत, अब बरुआ क्या होता है नहीं समझ में आ रहा है तो उसको उपनयन संस्कार कहेंगे, और उपनयन संस्कार भी नहीं समझ में आ रहा है तो जनेऊ संस्कार। अब तो आपको समझ में आया होगा। तो इस तरह से हम डिटेल में आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश किए हैं। तो बरुआ के समय या उपनयन या जनेऊ के समय जो है गीत गाया जाता है। हो सकता है कि सब समाज में ना हो, लेकिन नॉर्मली जो हमारा नागपुरी क्षेत्र का जो समाज है इसमें लगभग होता ही, जो पहले से प्रचलित है। आगे चौक के गीत, मतलब चौक पूरते समय का गीत है, तो चौक के गीत हो जाएगा। क्लियर है? चलिए एक काम करते हैं, आपको हम चित्र के माध्यम से ही गीतों को जो भी प्रकार है बता देते हैं, ताकि आपको अलग से समझ में मतलब बार बार दोबारा समझाने की जरूरत ना पड़े। जैसे इसको जो है संस्कार विषय गीत को 26 तरह से जो है भागों में बांट के आपको बताया गया है कि कौन कौन से संस्कार होते हैं संस्कार विषय गीत। तो हम इसको जो है नॉर्मली, है ना, आपको गीत के जो चित्र के माध्यम से डिस्क्राइब करेंगे तो आपको आसानी से समझ में आएगा, इसलिए जो है मैंने इसको इस तरह से आपको तैयार किया है। ठीक है, तो आपने देखा, एक एक करके हम लोग समझते हैं। पुत्र जन्म, जिसको हम लोग सोहर गीत कहते हैं, तो पुत्र के जन्म के दौरान गाया जाता है, जैसे आप देख पा रहे हैं। दूसरा है बरुआ। बरुआ गीत अभी हम तुरंत देखे तो जनेऊ संस्कार है, एक तरह से आप चित्र में देख पा रहे हैं, उस समय गाया जाता है। देखो ये चौका पूर रही, सभी लोग को पता है ना चौका पूरना, क्लियर है कि नहीं, है ना। तो चौका पूरते समय जो गीत गाया जाता है घर में, तो उसको तीसरा प्रकार है। आगे है साध के गीत, है ना। क्या है? साध के गीत, जिसको गोद भराई बोलते हैं। तो देखिएगा, अगर इसको अच्छा से नहीं समझिएगा तो एग्जाम में दिक्कत होगा। आप साध का गीत
अब नहीं समझ पा रहे हैं क्या चीज़ है, लेकिन गोद भराई तो समझ में आ रहा है ना। जब हाँ कोई है ना स्त्री जो है वह माँ बनने वाली होती है तो उससे पहले है ना एक गोद भराई रस्म होती है, तो उस समय जो गीत गाया जाता है तो उसको हम लोग साध के गीत या गोद भराई गीत कहते हैं, है ना। आगे है करोधन या कंदोरा या करधनी बांधने के गीत। देखिए तो इसको सिंपल तरीके से समझें। अब करोधन या कंदोरा बोलेगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो इसीलिए जो है इसको जब तक नहीं समझिएगा, देखिए इसी अंदर अंदर से एग्जाम में आपको पूछा जाएगा, ठीक है। अब करोधन कंदोरा नहीं समझेंगे, लेकिन करधनी बांधने तो समझ में आ रहा है ना। जब छोटे बच्चे को कमर में जो रस्सी बांधी जाती है, देखिए हर चीज़ का एक रस्म होता था। भले आजकल कोई रस्म नहीं लोग करते हैं, आजकल लोगों के बारे में सबके बारे में आइडिया नहीं है ना। लोग सभ्य हो गए तो लगता है कि इसके बारे में आवश्यकता नहीं है, लेकिन प्रत्येक चीज़ का संस्कार पहले से चला आ रहा है ना। तो करधनी बांधने के समय लोग गीत गाए जाते करते थे, तो ये भी एक प्रकार के गीत ही है ना, जो संस्कार का गीत माना जाता है ना, संस्कार संबंधी गीत। अब है मुंडन। जब बच्चे का मुंडन कराया जाता था उस समय के लोग जो है एक अलग संस्कार होते तो उस समय लोग गीत गाते थे, तो वो उसका एक अलग गीत है। ये मुंडन संबंधी गीत, ये भी संस्कार गीत है। जनेऊ का बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ये दोबारा आ गया है। आगे है मामा के यहाँ जब पहली बार कोई बच्चा जाता है तो उस समय भी जो है एक विशेष प्रकार के गीत गाए जाते हैं ना। तो बालक के मामा के घर पहली बार जाने पर गाए जाने वाला गीत है ना, ये अलग, ये भी संस्कार संबंधी है। फिर पहली बार बारात में जाने है ना कि जो गीत गाए जाते हैं। फिर टीका तिलक है ना, जब टीका या तिलक होता है, शादी से पहले तिलक एक रस्म होती है, आपको सभी को पता है, तो उस समय गाया जाने वाला गीत है। ये सब संस्कार संबंधी गीत है, बस थोड़ा सा समझते चले। विवाह के द्वारा गाने गाए जाने वाला गीत, जिसमें डोमकच मुमकच और भी तरह तरह के विवाह गीत है ना। जैसे पानी काटने के समय हम लोग देखेंगे, गीत भी देखेंगे एक एक चीज़ को, है ना, आप टेंशन मत लीजिए, एक एक चीज़ को हम लोग देखेंगे। विदाई के समय का गीत, ठीक है, जैसे विवाह के बाद विदाई हो गया, इस तरह से। आगे है तिरगमन अर्थात रोने के गीत, है ना, यानी वियोग, जब चला जाता है, यानी वियोग उस विदाई का ही एक पार्ट है एक तरह से कहें। या फिर और भी दुख शोक, ये तो विदाई अलग हो गया, लेकिन और भी शोक मनाते समय, मान लिया कोई व्यक्ति मर गया, कुछ हो गया, और भी तरह की चीज़ें हो सकती है ना। या विरह का गीत, जब कोई छोड़ के चला गया, कोई परदेश चला गया, कुछ भी तो हो सकता है ना। तो इस तरह से तो वो उसका गीत है। ससुराल में आने के गीत, जब नई बहू आती है तो उसमें एक नया संस्कार होता है, उसके लिए गीत। तो प्रत्येक चीज़ का एक संस्कार होता था, समझ पा रहे हैं, प्रत्येक चीज़ का रस्म होता था, उसके लिए लोग गीत गाए जाते थे। तो ये सब लोकगीत का ही तो प्रकार है, तो ये सब संस्कार संबंधी गीत है, याद रखिएगा। आगे गोदान या देवस्थापन या पुराना बैठक या कूप खोदन या कूप खनन, याद रखिएगा। तो मतलब कुआं खोदने समय या गिरी प्रवेश के समय, है ना, या पुराण बैठने के समय, ये सब जो गीत है ना, ये भी एक प्रकार का लोकगीत है। फिर तीर्थ यात्रा जाते समय जो है लोकगीत गाते थे। अन्नप्राशन है ना, जब मुँह जुट्ठी जब होता है लोगों का तो उसको अन्नप्राशन बोलते हैं। उस समय शिशु को जब अन्न खिलाया जाता है उस समय लोक गीत गाया जाता था, है ना। जब बच्चे को पालना पर, है ना, झुलाते हैं तो अलग प्रकार के लोग गीत गाते थे, लोरी जिसको बोलते हैं, क्लियर है। जब गर्भवती स्त्री विषयक जो गीत है ना। फिर यहाँ देख पा रहे हैं जेवनार गीत। जेवनार गीत क्या होता है, जब भोज या दावत देते हैं उस समय जो गाए जाने वाला गीत है। फिर बटुल बांधना। बटुल बांधना क्या है, कोई जाएंगे बताएंगे जरा। रक्षा सूत्र या गांठ बांधने या खोलने का। अब देखिएगा हम लोग का समाज में एक ऐसा नियम है कि रक्षा सूत्र, जैसे हमारे समाज में, जैसे मान लिया कोई लोहार है या अलग अलग प्रकार के जाति के लोग हैं, है ना, तो उनके द्वारा जो है अब देखिएगा शादी विवाह या किसी खास समय पर जो है एक प्रकार का रस्सी या एक, है ना, ये होता है, वो क्या क्या चीज़ लाते हैं और वो बांधते हैं, समझ में आए कि नहीं। और उससे बांधने से जो है समाज में ऐसा है कि वह उस व्यक्ति को रक्षा प्रदान करता है, समझ में, उस बच्चा को रक्षा प्रदान करता है। इससे देखिएगा शादी विवाह में भी जो है ये होता है, समझ में आ रहा है। तो इस तरह का जो है वह एक बटुल बांधना कहलाता है, तो वह रक्षा संबंधी गीत हो जाता है। अच्छा, ये हो सकता है कि ये रक्षाबंधन में भी गाया जाता हो, है ना, वो भी रक्षा सूत्र के लिए ही होता है, जो भाई बहन का होता है। लेकिन यहाँ बटुल बांधने का जो मतलब है जो हमने आपको बता दिया। आगे है झड़ी या डाक के गीत। अब झड़ी क्या है, झड़ी मतलब जैसे सांप काट लेता है तो जहर झाड़ना, है ना। तो सांप काटने के समय जो है, हालांकि अभी सही नहीं है, लेकिन गांव देहात में पहले से फेमस है और अभी भी देखेंगे लोग, है ना, इस पर विश्वास करते हैं। तो ये लोकगीत का एक प्रकार मान सकते हैं। चाहे सुख हो दुख हर जगह तो करते हैं ना। तो भगत जो है सांप काट
काटता है, मतलब काटा, जब सांप काटा हुआ है किसी को तो विष उतारने के लिए, है ना, विष दंत उतारने के लिए भी जो है लोग गीत गाते थे। समझ में आया कि नहीं है? और हालांकि अभी पूरा विश्वास नहीं करना चाहिए लोगों, क्योंकि लोगों के पास अभी वह ज्ञान नहीं है, लेकिन हाँ कहीं ना कुछ शक्ति था और है, ऐसा हम लोग मान सकते हैं, है ना। क्योंकि आप जब देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ कुछ ना कुछ है, लेकिन हाँ उसके लिए सही ज्ञान होना चाहिए। आगे है मेले के गीत। मेले में जाने या मेले के अवसर पर जब आप जाएंगे तो जो गीत गाया जाता है ना, छठी स्थापना के समय जो गीत गाया जाता है, तो ये सारा कुछ जो है दोस्तों, ये क्या है, संस्कार संबंधी गीत है। आपको समझ में आया, संस्कार विषय गीत। तो इस प्रकार से अभी काफ़ी वीडियो लंबा हो जाएगा, तो बाकी जो वीडियो होगा उसको, जो पार्ट है ना, उसको हम लोग देखेंगे अगले। तो ये भालेराव के 4 प्रकार हैं, उसमें से हमने बात हम लोग संस्कार विषयक गीत ही आज देखे हैं। बाकी जो भी है उसको अगले वीडियो में हम बिल्कुल डिटेल में बताएंगे दोस्तों, आप टेंशन मत लीजिएगा। जैसे माहवारी गीत क्या है, इसमें कौन कौन सा आएगा, आप केवल ऊपर से माहवारी गीत रट लेने से नहीं होगा ना, उसको डिटेल में समझना पड़ेगा कि कौन सा गीत है, क्या होता है उसके अंदर, है ना। फिर सामाजिक ऐतिहासिक वाला क्या है, देखिए ऐसा बताएंगे जैसे आप पूरे एक एक चीज़ जो है कभी भूलेंगे नहीं, है ना। विविध प्रकार के गीत में क्या है, फिर किसके द्वारा क्या, फिर ये तो था एक, फिर अगला डॉक्टर श्याम परमार ने 5 प्रकार बताए कौन कौन से हैं, फिर और भी अलग व्यक्ति के द्वारा बताया गया। इन सारी चीज़ों को डिटेल में हम लोग देखेंगे, ठीक है। फिर गीत जो है, जैसे विवाह गीत में कौन सा गीत है, इसको क्या बोलते हैं, है ना, जैसे लाहिर गीत भी बोलते हैं, इसके अंतर्गत कौन कौन सा गीत है। एग्जाम में कैसा पूछेगा, जैसे गीत दे देगा, आप बोलेंगे कि बताइए ये किस प्रकार का गीत है। बात समझ में आ रहा है? कोई छोटा सा ये जैसे ये गीत उठा के दे देगा, बोलेगा कि ये कौन सा गीत है, एग्जाम में ऐसा पूछा जाता है। तो जब आप इसको पढ़ेंगे नहीं, याद भले मत करिए, लेकिन पढ़िएगा, एक गीत आपके दिमाग में रहेगा, तो आप बता पाएंगे कि हाँ ये किस प्रकार का गीत है, ठीक है। तो बाकी जो डिटेल है देखेंगे हम अगले वीडियो में दोस्तों, एक ही वीडियो में संभव नहीं है, जैसे मैंने कहा है कम से कम 6-7 वीडियो तो जाएगा ही जाएगा। समझ में आ रहा है? तो आप वीडियो पे बने रहेंगे, हम रेगुलरली जो है आप वीडियो आएगा, है ना। अब अभी तक वीडियो को अगर लाइक सब्सक्राइब जो नहीं किए हैं, जो नए व्यक्ति हैं, जरूर वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी इसका PDF जो है आपको वीडियो के आने के 1 आध दिन के बाद जो है नॉर्मली आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाता है। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी जो है आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से एक तरह से नागपुरी सादानी _123 कहने का मतलब है, आप वहाँ से जा करके जो है ज्वाइन करके PDF भी ले सकते हैं। तो दोस्तों आपसे बस यही अनुरोध है कि आप वीडियो को जितना हो सके फैलाइए, लोगों तक पहुँचे, क्योंकि इतना मेहनत करने के बाद अगर वीडियो का पहुँच ज़्यादा लोगों तक नहीं होता है, तो फिर एक होता है कि जो कॉन्फिडेंस होता है वो बनाने का, वो नहीं हो पाता है, और ना उतना समय हम दे नहीं पाते हैं फिर, या मन नहीं करता। तो इसीलिए कृपया करके आपको से विनती यही है कि वीडियो को जितना आप हो सकते हैं कम से कम शेयर करिए, ठीक है। जो जिस लोगों को रिक्वायर्ड है उन लोगों को शेयर करिए, ठीक है। और वीडियो को पूरा तरह से देखिए, और नहीं अगर लाइक सब्सक्राइब किए हैं तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करिए। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।